नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रेप चैनल। दोस्तों आज हम लोग डेली करंट अफेयर में डिस्कशन करेंगे 6 मार्च 2021 के न्यूज़पेपर्स में, जो कि आपके आगामी परीक्षा CHSL कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, NTPC, इंटेलिजेंस ब्यूरो, CPOSI, दिल्ली पुलिस, खासकर स्टेट सर्विसेज एग्जाम, इन सब के लिए लाभदायक सिद्ध होगी। तो आइए एक एक करके चर्चा करते हैं। आज के राष्ट्रीय मामलों में पहली खबर है, ज्वाइंट कमांडर्स कॉन्फ्रेंस स्टार्ट्स इन केवडिया, गुजरात में है। सीधे सीधे प्रश्न आ जाएगा कि यह सम्मेलन जो 4 मार्च से चल रहा था, आज उसका अंतिम दिन है, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। तो यह कहाँ हुआ? तो गुजरात के केवड़िया में शुरू हुआ है। कब से? 4 मार्च से। यानी सेना के तीनों अंगों के सैन्य कमांडरों का यह 3 दिवसीय सम्मेलन है। दोस्तों सम्मेलन में देश के संयुक्त शीर्ष स्तर पर सैन्य नेतृत्व, सशस्त्र बलों की सुरक्षा स्थिति और रक्षा तैयारियों की समीक्षा की गई है। और इन फ्यूचर सैन्य जो है दृष्टिकोण, यानी संयुक्त सैन्य दृष्टिकोण विकसित करने के लिए प्रासंगिक संगठनात्मक मुद्दों पर विचार किया जा रहा है। और साथ साथ मुख्य रूप से सशस्त्र बलों के लिए प्रासंगिक मुद्दों, राष्ट्र निर्माण में इनकी भूमिका पर चर्चा, इसके विचार विमर्श की श्रृंखला को समाहित किया गया है। दोस्तों इस साल सम्मेलन के दायरे का और विस्तार किया गया है। इसमें तीनों सेनाओं की बहुस्तरीय इंटरैक्टिव, अनौपचारिक और सूचित भागीदारी हो रही है। और बहुस्तरीय भागीदारी के अलावा वरिष्ठतम राजनीतिक और नौकरशाही से जुड़े अधिकारियों की भी इसमें पार्टिसिपेशन है। दोस्तों सबसे पहले दिल्ली में हुआ था 2014 में, 15 में INS विक्रमादित्य, और 2017 में देहरादून में, और 18 में वायुसेना स्टेशन जोधपुर में हुआ था। ये भी ध्यान रखेंगे। अब बढ़ते हैं दोस्तों वर्ल्ड बुक फेयर 2021। तो यह इसका उद्घाटन कौन कर रहे हैं? तो डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक, जो कि शिक्षा मंत्री हैं और पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं उत्तराखंड के। तो इस बार के इस साल के पुस्तक मेले का जो थीम है, नई शिक्षा नीति 2020, और यह नीति लोकल को ग्लोबल स्तर पर ले जाएगी। और नई दिल्ली पुस्तक मेला का आयोजन राष्ट्रीय पुस्तक न्यास भारत द्वारा दिल्ली के प्रगति मैदान में किया जाता है। ये भी ध्यान रखेंगे, हर वर्ष किया जाता है। दोस्तों शिक्षा मंत्री ने नई शिक्षा नीति 2020 की कार्यान्वयन नीति के तहत न्यास की तरफ से 17 द्विभाषीय नई पुस्तकों को भी लॉन्च किया है। और यह किताबें नई शिक्षा नीति के गाइडलाइंस के अनुसार बच्चों के लिए बाइलिंगुअल जो एडिशंस हैं कि उसकी श्रृंखला के तहत द्विभाषी जो मॉडल हैं, बाइलिंगुअल जो मॉडल हैं, उसको प्रकाशित किया गया है, जिसका उद्देश्य बच्चों के लिए उत्कृष्ट पाठन सामग्री का निर्माण करना है। और इस साल पुस्तक मेला में जुड़े विभिन्न आयोजनों में ब्रिटेन, अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात, चीन, फ्रांस, ईरान, नेपाल, स्पेन, श्रीलंका, यूक्रेन, इटली सहित 15 से ज़्यादा देश भाग ले रहे हैं। दोस्तों यह करीब 41 वर्ष से यह मनाया जा रहा है। अब बढ़ते हैं दोस्तों, DRDO सक्सेसफुली टेस्ट SFDR प्रपोल्सन सेंटर। DRDO जिसका फुल फॉर्म आपको पता है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? दिल्ली में है। तो रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने ठोस ईंधन वाली रैमजेट मिसाइल का उड़ीसा के चांदीपुर परीक्षण केंद्र, उड़ीसा कहाँ है दोस्तों? तट पर स्थित राज्य है, पूर्वी तट पर स्थित राज्य, और यहाँ से चांदीपुर रेंज से सफल उड़ान परीक्षण किया गया। और यह लंबी दूरी की हवा से हवा, यानी एयर टू एयर में मार करने वाली मिसाइलों के स्वदेशी विकास के लिए महत्वपूर्ण है। वर्तमान में SFDR मिसाइल प्रणोदन प्रौद्योगिकी विश्व में सिर्फ गिने चुने देशों के पास ही उपलब्ध है, जिसमें से हमारे देश में भी है। और यह मिसाइल भारत की सरफेस टू एयर, एयर टू एयर दोनों ही मिसाइलों को बेहतर प्रदर्शन करने और उनकी स्ट्राइक रेंज को बढ़ाने में भी हेल्प करेगा। तो SFDR टेक्निक का उपयोग करने वाली एयर टू एयर मार करने वाली मिसाइल लंबी दूरी हासिल कर सकती हैं, क्योंकि उन्हें ऑक्सीडाइजर की आवश्यकता नहीं होती है। दोस्तों अबाउट रैमजेट, थोड़ा सा रैमजेट के बारे में जान लीजिए। तो इट इज ए फॉर्म ऑफ एयर ब्रीथिंग जेट इंजन that uses the engine's forward motion to compress incoming air without an axial compressor or a centrifugal compressor। यानी यह वायु श्वास जेट इंजन का एक रूप है जो अक्षीय कंप्रेशर या एक केंद्रापसारक कंप्रेशर के बिना आने वाली हवा को संपीड़ित करने के लिए
इंजन के आगे की गति का उपयोग करता है। और भारत की सबसे तेज मिसाइल ब्रह्मोस का नाम तो सुना ही होगा दोस्तों, उसमें भी यही इंजन लगा हुआ है। तो ब्रह्मोस में क्या है, ब्रह्मपुत्र नदी और मस्कवा नदी, मस्कवा क्या है, रूस की राजधानी मॉस्को मस्कवा नदी के किनारे बसा है। और हमारे देश में ब्रह्मपुत्र नदी बहती है, तो ब्रह्मपुत्र और मस्कवा के संगम को ही ब्रह्मोस मिसाइल नाम दिया गया है दोस्तों, याद रखना। तो यह रूस के सहयोग से निर्मित मिसाइल है ब्रह्मोस मिसाइल। अब यहाँ पर रैमजेट जो है वायु स्वस्थ जेट इंजन का एक रूप होता है। यह घूर्णन कंप्रेस के बिना आने वाली हवा को कम प्रेस के लिए वाहन के आगे की गति का भी उपयोग करता है। इसकी मदद से मिसाइल की स्पीड जो है 3 गुना अधिक हो जाती है। अगर किसी मिसाइल की क्षमता 100 किलोमीटर तक दूरी तक है, तो रैमजेट इंजन की मदद से यह 320 किलोमीटर तक किया जा सकता है। और इस मिसाइल की मारक क्षमता 100 से 200 किलोमीटर है। तो भारत की सबसे तेज मिसाइल ब्रह्मोस में भी यही इंजन लगा हुआ है, तो यह भी महत्वपूर्ण है। अब बढ़ते हैं दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय मामलों में। द फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट 2021। दोस्तों हम लोग खाना खाते हैं, अक्सर खाना छोड़ देते हैं, डांट भी पड़ती है। तो इस तरह से हमारे देश में कम से कम 50 किलो लोग प्रति व्यक्ति अनाज का अपव्यय करते हैं, यानी दुनिया भर में खाने की बेइंतहा बर्बादी हो रही है। तो संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के मुताबिक बीते साल में पूरी दुनिया में अनुमानित रूप से 93.10 करोड़ टन खाना बर्बाद हो जाता है, जो वैश्विक स्तर पर कुल खाने का 17% है। तो इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीय घरों में हर साल करीब 6.87 करोड़ टन खाना हर साल बर्बाद होता है। शादी विवाह इन सब आयोजनों में आप जाते हैं, वहां देखते हैं कि प्लेट में ही आधा खाना छोड़ करके उसको डस्टबिन में डाल देते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनेप की ओर से तैयार की गई खाने की बर्बादी सूचकांक की रिपोर्ट 2021 के मुताबिक इतना खाना घरों, खुदरा दुकानों, रेस्तरां समेत खान पान की अन्य जगहों पर बर्बाद हुआ है। और दोस्तों यहां पर यह रिपोर्ट में आप देख सकते हैं इस तरह से, जैसे G7 कंट्रीज में फ्रांस है 85, कनाडा 79, यूके 77, जर्मनी 75, इटली 67, जापान 64, यूएसए। तो ये G7 है। इसी तरह से सार्क देशों में सबसे ऊपर अफगानिस्तान है, 82 केजी यूज करता है, और सबसे कम भारत का है सार्क देशों में या दक्षिण एशियाई देशों में। इसी तरह से ग्लोबल में नाइजीरिया 189 केजी। तो यह आंकड़ा, इसको जरूर देखिएगा आप लोग। और दोस्तों इसमें जो है यह 17% अवेलेबल फूड का यह वेस्ट होता है। और सोचिए कि 2019 की रिपोर्ट जो आई है उसमें कितने लोग भूखों मर जाते हैं, यानी यह जो है, और हम लोग इतना ज़्यादा खाना बर्बाद करते हैं। और इसके साथ साथ हमारे पर्यावरण पर भी इसका प्रभाव पड़ता है, क्योंकि इसको बनाने में जो भी संसाधनों का प्रयोग होता है उससे कितना ज़्यादा हमारा पर्यावरण अवक्रमित होता है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। यहाँ पर हमने आंकड़े लिख दिए हैं, यानी 93.10 में करोड़ टन खाना बर्बाद करने में 61% हिस्सा घरों से, 26, ये पूरा आंकड़ा ऊपर हमने दिया है, तो इसको ध्यान रखेंगे दोस्तों। तो इस तरह से भारत में क्या है 50 किलो, और इसी तरह से सार्क देशों में हमने बता ही दिया। अब बढ़ते हैं दोस्तों, चाइना मूव्स अहेड टू बिल्ड पोलर सिल्क रोड इन आर्कटिक रीजन। दोस्तों आर्कटिक और अंटार्कटिक रीजन के बारे में तो पता ही होगा। जैसे ये ग्लोब है मान लीजिए, तो यह क्या है, इक्वेटर है। ये 23.5 नॉर्थ, इसको क्या कहेंगे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। 23.5 साउथ, इसको कहेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। 66.5 नॉर्थ, इसको कहेंगे आर्कटिक सर्किल कहेंगे। ध्यान रखेंगे दोस्तों। और यह क्या है, अंटार्कटिक सर्किल 66.5 साउथ। तो ये ऊपर वाला भाग पोलर रीजन, तो आर्कटिक पोलर रीजन कहलाता है, ये अंटार्कटिक पोलर रीजन है। तो चीन ने अपने 2021 से 25 के 5 साल की योजना में कहा है कि पोलर सिल्क रोड का निर्माण करेगा और आर्कटिक व अंटार्कटिक क्षेत्र के विकास में सक्रियता से हिस्सा लेगा। तो जलवायु परिवर्तन के कारण आर्कटिक महासागर का जो बर्फ से ढका हिस्सा क्या हो रहा है, मेल्ट हो रहा है। तो चीन वहां अपना प्रभाव बढ़ा रहा है। दरअसल वह अपने बिल्ट एंड
रोड इनिशिएटिव जो BRI योजना है, जिसका भारत पुरजोर विरोध करता है, चूंकि भारत के पाक ऑक्युपाइड कश्मीर से यह होकर जाता है, इसलिए भारत इसका विरोधी रहा है। तो इस आर्कटिक क्षेत्र की चिंता बढ़ गई है। इन्हें इस बात की आशंका है कि चीन आगे चल के यहां सेना की तैनाती भी कर सकता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि 2018 में जारी किए गए श्वेत पत्र में कहा था चीन ने कि इस क्षेत्र में तेल, गैस, खनिज संसाधनों, फिशिंग, पर्यटन का विकास करना चाहता है। इसके लिए चीन आर्कटिक स्टेट्स के साथ मिलकर काम करेगा और इस दौरान आर्कटिक के निवासियों की परंपरा और संस्कृति का सम्मान व संरक्षण भी किया जाएगा। और दोस्तों याद रखना ये भी फैक्ट, चीन ने BRI की शुरुआत 2013 में की थी। इसका उद्देश्य था कि साउथ ईस्ट एशिया, सेंट्रल एशिया, खाड़ी क्षेत्रों, अफ्रीका व यूरोप से जुड़ना है। इसके लिए वह दर्जनों देशों के साथ मिलकर बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पर वर्क कर रहा है। BRI के मामले में भारत शुरू से ही विरोधी रहा है। यहाँ पर थोड़ा सा इसमें देख सकते हैं, यह पोलर सिल्क रूट है, तो ये आर्कटिक रूट है। तो यहाँ पर देखिए BRI के तहत भी ये वन बिल्ट वन रोड योजना जो है, इस तरह से यहाँ से जुड़ करके भी इससे जुड़ सकता है। इधर से भी संखाई से यह होते हुए रूस से भी इसके अच्छे संबंध है, तो इसको जोड़ सकता है नॉर्थ पोल। और यह झिंजियांग है, यहाँ से देख रहे हैं ना, इससे होते हुए यह साउथ सी रूट, यानी आर्कटिक और अंटार्कटिक दोनों को जोड़ सकता है। देखिए इस तरह से कभी कभी पूछ लेगा कि यह जो सिल्क रूट है या जो है इस पर कौन से शहर आएंगे या कौन सी नहर नहीं आएगी, तो यह सब ध्यान रखिएगा, इस मानचित्र को जरूर देखिएगा। अब बढ़ते हैं दोस्तों समाचारों में विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व में। तो नाबार्ड्स चिंताला टेक्स चार्ज एज चेयरमैन ऑफ APRACA। अब दोस्तों APRACA इसका फुल फॉर्म क्या है? तो एशिया पैसिफिक रूरल एंड एग्रीकल्चर क्रेडिट एसोसिएशन। तो नाबार्ड के अध्यक्ष हैं GR चिंटाला ने APRCA की अध्यक्ष के पद के रूप में पद ग्रहण किया और APRACA 1977 में स्थापित एशिया प्रशांत क्षेत्र में 21 देशों का प्रतिनिधित्व करते हुए कृषि, ग्रामीण और माइक्रो फाइनेंस नीति और विकास में शामिल संस्थानों का एक संघ है। और चिंटला ने DPK गुणशेखरा के स्थान पर यह पदभार संभाला है। यह श्रीलंका के हैं, यह जो कि बैंक ऑफ सिलोन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं। तो इनका यह अपॉइंटमेंट याद रखिएगा। अब दोस्तों इंडियन ओरिजिन नौरीन हसन बिकम्स द वाइस प्रेसिडेंट चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर ऑफ द न्यूयॉर्क फेडरल रिजर्व बैंक। वित्तीय बाजार की अनुभवी भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक नौरीन हसन को न्यूयॉर्क के फेडरल रिजर्व बैंक का प्रथम उपाध्यक्ष एवं मुख्य परिचालन अधिकारी बनाया गया है। उनकी नियुक्ति का पुष्ट संघीय रिजर्व प्रणाली ने कर दी है। और दोस्तों वह न्यूयॉर्क फेडरल रिजर्व में दूसरे नंबर की अधिकारी होंगी। वह अपने बैंक की ओर से फेडरल रिजर्व बैंक के खुले बाजारों की गतिविधियों का निर्धारण करने वाली समिति में वोट देने वाले वैकल्पिक सदस्य की भूमिका भी निभाएंगी। तो नौरीन को वित्तीय कंपनियों में काम करने का 25 ईयर का एक्सपीरियंस है। उनके माता पिता भारत से आकर अमेरिका में बस गए थे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि बाइडेन प्रशासन के अंतर्गत अभी तक 55 भारतीयों को, भारतवंशियों को शामिल किया जा चुका है। तो यह आप देख सकते हैं कि भारत कितनी मजबूत स्थिति में आज अमेरिका में है। अब दोस्तों बढ़ते हैं पुस्तकें और पुरस्कारों में। जैसा कि हम पुरस्कारों की इधर भी श्रृंखला चर्चा कर रहे हैं, जैसे एबल के बारे में बताया, प्रिट्जकर अवार्ड के बारे में बताया, आज हम पुलित्जर पुरस्कार की चर्चा करेंगे। दोस्तों पत्रकारिता के क्षेत्र का यह सर्वोच्च सम्मान है, जो कि अमेरिका के सबसे प्रतिष्ठित सम्मान माना जाता है पत्रकारिता के क्षेत्र में। मूल रूप से हंगरी के रहने वाले समाचार पत्र प्रकाशक जोसेफ पुलित्जर के नाम से यह पुरस्कार दिया जाता है। जोसेफ अपनी वसीयत में कोलंबिया विश्वविद्यालय की पत्रकारिता स्कूल शुरू करने और पुरस्कार स्थापित करने के लिए पैसे दिए थे और इस पुरस्कार और छात्रवृत्ति के लिए उन्होंने $2,50,000 आवंटित किए थे। जोसेफ पुलित्जर की मृत्यु 1911 में हुई और पहला पुलित्जर सम्मान 4 जून 1917 को दिया गया। तो याद रखना 1917 से यह स्टार्ट हुआ। इसमें $15,000 की राशि दी जाती है, पहले 10 दी जाती थी, बढ़कर के अब 15 हो गई है। सार्वजनिक सेवा श्रेणी में विजेता पुरस्कार को गोल्ड मेडल दिया जाता है। दोस्तों अब देखिए गोविंद बिहारी लाल को 1937 में पुलित्जर पुरस्कार से नवाजा गया था। यह पहले ऐसे भारतीय हैं। फिर दूसरे जो है इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज, यह लेखिका झुम्पा लहरी। इसी तरह से भारतीय मूल की लेखिका गीता आनंद को पुलित्जर अवार्ड से सम्मानित किया गया था 2003
2003, यानी 1937 के बाद वर्ष 2000, फिर 2003 में, फिर 2011 में सिद्धार्थ मुखर्जी का नाम सुना होगा, उनको दिया गया था। फिर विजय शेषाद्री 2014 में पोइट्री लेखन के लिए दिया गया था। और 2020 में 3 फोटो पत्रकार मुख्तार खान, यासीन डार और चन्नी आनंद, 2020 का यह जो कश्मीर में जब 370 को हटाया गया था तो उस समय का इन्होंने पिक्चर खींचा था, इसकी वजह से उनको मिला था। तो यहाँ पर इसको आप यहाँ से ऐसे देख सकते हैं। 1937 गोविंद बिहारी लाल, 2000 भारतीय अमेरिकी लेखिका झुम्पा लाहिड़ी, इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज के लिए भारतीय मूल की पत्रकार लेखिका गीता आनंद, 2003, 2011 में सिद्धार्थ मुखर्जी, विजय शेषाद्री कविता लेखन, 3 सेक्शन थी उनकी कविता, और 2020 में ये। इस तरह से भी इसको याद रखना, दोनों पॉइंट हमने लिख दिए हैं। अब बढ़ते हैं दोस्तों खेल समाचारों में। स्विस बैडमिंटन ओपन 2021, तो भारत की शीर्ष खिलाड़ी और विश्व चैंपियन पीवी सिंधु का नाम तो सुना होगा, सेमीफाइनल में अपनी जगह बना ली हैं। इसी तरह से किदाम्बी श्रीकांत ने भी पुरुष एकल मुकाबले में थाईलैंड के खिलाड़ी को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। इसी तरह से डबल में भी भारत की चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी का शीर्ष युगल जोड़ी ने क्वार्टर फाइनल में थाईलैंड की जोड़ी को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश कर गए हैं। तो यह इनके नाम याद रखा करिए, अक्सर मिलान करने को आ जाते हैं। अब बढ़ते हैं दोस्तों लेटेस्ट टॉक अबाउट सम इंपॉर्टेंट फैक्ट में। आज हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ का, जो कि वर्ष 2000 में यह छत्तीसगढ़ राज्य बना था। आप लोगों को पता ही होगा। तो छत्तीसगढ़, इसकी राजधानी रायपुर, नया रायपुर अटल नगर नाम रखा जा रहा है। सबसे बड़ा शहर रायपुर ही है। यहाँ की जनसंख्या 2,55,00,000 है। जनसंख्या घनत्व 189 पर वर्ग किलोमीटर है और क्षेत्रफल 1,35,194 स्क्वायर किलोमीटर है। तो दोस्तों क्षेत्रफल के हिसाब से यह भारत का 9वां राज्य है और जनसंख्या के आधार पर यह 16वां राज्य है, ध्यान रखेंगे। और इसकी राजभाषा यहाँ पर जिले 28 हैं। राजभाषा हिंदी, छत्तीसगढ़ी। 1 नवंबर वर्ष 2000 को किससे निकला था? मध्य प्रदेश से निकलकर 26वां राज्य बना था। राज्यपाल अनुसुईया उइके हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं। कांग्रेस की सरकार है। एक सदनीय व्यवस्था है। 90 सीटें हैं विधानसभा की, राज्यसभा की 5 सीटें, लोकसभा की 11 और उच्च न्यायालय बिलासपुर है। दोस्तों यहाँ का लिंगानुपात 991/1000 है, यानी 1000 पुरुषों पर 991 महिलाएं हैं। तो पहाड़ी मैना को घोषित किया गया था राज्य का राजकीय पक्षी। तो यह जो है कहाँ पाया जाता है? कांगेर घाटी नेशनल पार्क सुना होगा, यहीं छत्तीसगढ़ में स्थित है। तो पहाड़ी मैना को इस उद्यान में, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में पहाड़ी मैना को संरक्षित किया गया है। और पहाड़ी मैना मुख्य रूप से जो छत्तीसगढ़ में दंतेवाड़ा के जंगल सुना होगा, ये सब नक्सली एरिया है। बीजापुर, नारायणपुर और कोंडागांव, जगदलपुर आदि क्षेत्रों के वनों में पाया जाता है। राजकीय पशु वाइल्ड बुफेलो, जिसे वन भैंसा कहते हैं दोस्तों। तो छत्तीसगढ़ के दुर्लभ एवं संकटग्रस्त जीवों में वन भैंसा प्रमुख है। यह उदंती अभ्यारण्य है, याद रखना, पामेड़ अभ्यारण्य। और इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान तो सुना होगा। इंद्रावती नदी भी है जो कि गोदावरी की सहायक नदी है। तो इस तरह से बाइसन के विपरीत वन भैंसा खेतों में प्रवेश कर जाते हैं। तो हर्ष के दरबारी कवि बाणभट्ट ने बांधवगढ़ से बस्तर तक के क्षेत्र का विशद वर्णन संस्कृत में लिखे अपने ग्रंथ कादम्बरी में भी किया था। तो यह ध्यान रखेंगे दोस्तों। और राजकीय वृक्ष क्या है? साल या सरई। हाँ, तो याद रखिएगा छत्तीसगढ़ का राजकीय वृक्ष है। अब थोड़ा सा मानचित्र में आइए देखते हैं और छत्तीसगढ़ के बारे में और सारी बातें। जैसे यहाँ दंतेवाड़ा, यहाँ का जो पठार है दंडकारण्य का पठार, याद रखिएगा, दंडकारण्य प्लेटू सीधे सीधे आ जाता है। तो ये छत्तीसगढ़ तेलंगाना को भी स्पर्श करता है और आंध्र प्रदेश तथा उड़ी ऐसे है। तो सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़ में है दंडकारण्य का पठार। और यहाँ पर नदियां अगर बात की जाए तो महानदी सुना होगा। महानदी यहाँ पर देखा जाए तो उड़ीसा का कटक शहर महानदी के किनारे बसा है। तो यह छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले के सिहावा की पहाड़ी से निकलती है। कहाँ से निकलती है? सिहावा की पहाड़ी से निकलती है। सिहावा की पहाड़ी से 857 किलोमीटर लंबी है। और दोस्तों इसकी सहायक नदियां हैं, मांड है, ईब है, जोंक है, तेल है, शिवनाथ है, याद रखना दोस्तों, और हंसदेव है। तो ये सब सहायक नदियां हैं किसकी? महानदी की। और इसमें से जो महानदी की सहायक नदियां हैं, शिवनाथ, खारून नदी, पैरी नदी, हंसदेव नदी, ये सब जो है छत्तीसगढ़ में ही बहती हैं।
याद हो जाएगा। तो इसमें जैसे महानदी मैंने बताया सिहावा की पहाड़ी से निकलती है और इसकी सहायक नदियां, इसी तरह से शिवनाथ नदी क्या है, ये भी दुर्ग जिला है, छत्तीसगढ़ में दुर्ग जिला है, इस मानचित्र में देखिएगा तो दुर्ग जिले से निकलती है और यह जो है किसकी सहायक नदी है, महानदी की सहायक नदी। इसी तरह से एक खारून नदी है, याद रखिए खारून नदी जो है ये शिवनाथ की सहायक नदी है। और पैरी नदी ये भी जो है महानदी की सहायक नदी है, ये भी कह सकते हैं पैरी नदी भी। तो इस तरह से यह छत्तीसगढ़, और यहाँ खनिज खूब मात्रा में पाया जाता है और यहाँ पर मैग्नीज भी पाया जाता है। यहाँ पर जो है लोहे की डल्ली रजहरा लोहे की खाने हैं, बैला डीला की खाने सुना होगा। धान का कटोरा भी इस राज्य को कहा जाता है दोस्त। और इसकी सीमा की बात की जाए तो सबसे ज्यादा यह मध्य प्रदेश को स्पर्श करता है, उत्तर प्रदेश को करता है, झारखंड को करता है, उड़ीसा को भी करता है, आंध्र प्रदेश को करता है और तेलंगाना को करता है तथा महाराष्ट्र। 1 2 3 4 5 6 7 राज्यों की सीमाओं को छत्तीसगढ़ स्पर्श करता है, इसे ध्यान रखिएगा। और छत्तीसगढ़ में आग्नेय कायांतरित यानी चूंकि यह प्रायद्वीपीय भारत का भाग है और यहाँ पर कोयला, कच्चा लोहा, चूना पत्थर, बॉक्साइट, डोलोमाइट तथा टिन के विशाल भंडार पाए जाते हैं दोस्तों। इसके अलावा यहाँ पर सोना, धातुओं में जैसे चिकना पत्थर, सेटाइट, फ्लोराइट, कोरंडम, ग्रेफाइट भी पाया जाता है। तो इस तरह से खनिज आधारित उद्योग लगाने, यहाँ की जो है अवसर बढ़ाने की अपार क्षमता है। छत्तीसगढ़ में विश्व का सबसे अधिक किम्बरलाइट भंडार है दोस्तों। यहाँ पर हीरे का भी संभावना का पता चल रहा है, सोना और हीरा भी यहाँ जो है, जो अफ्रीका महाद्वीप की साउथ अफ्रीका की रियो टिंटो कंपनी है, तो यहाँ पर कार्य जारी है, खोज रही है। तो इस तरह से यह बातें ध्यान रखेंगे। और यहाँ के जो मैंने बताया नेशनल पार्क, इंद्रावती नेशनल पार्क, कांगेर घाटी नेशनल पार्क, आपको बताया ही, ये सब महत्वपूर्ण है यहाँ के। और दोस्तों एक बहुत महत्वपूर्ण और छूट रहा था, इंद्रावती नदी पर ही चित्रकोट जलप्रपात है। कौन सा जलप्रपात है, चित्रकूट नहीं, चित्रकोट जलप्रपात। इसे भारत का नियाग्रा कहा जाता है, याद रखिएगा। और नियाग्रा जलप्रपात कहाँ है, अमेरिका में है, ईरी और ओंटारियो झील पर स्थित है नियाग्रा फॉल। चूंकि इसका आयतन अधिक है, यह इंद्रावती नदी पर स्थित है। क्या नाम है इसका, ध्यान रखना दोस्तों, नियाग्रा जलप्रपात। तीरथ जलप्रपात भी यहीं पर अवस्थित है। और साथ में यहाँ का जो भिलाई इस्पात संयंत्र भी याद रखिएगा। हाँ, इसे याद रखना, रूस के सहयोग से बनाया गया था भिलाई इस्पात संयंत्र। तो इस तरह से आज हमने छत्तीसगढ़ के बारे में चर्चा की। अब बढ़ते हैं दोस्तों आप लोगों के सेक्शन में, जो कि बहुत ही अच्छा उत्तर दे रहे हैं। आज उत्तर देने वालों में हैं मोनी गुप्ता, मनु शर्मा, सुभाष रानी, नीतू गौतम, सरबर्था बनर्जी, विवेक यादव, मधु आशुतोष, अजय सिंह, मुस्कान हरुण शेख, बहात यूनिस, राजा देव, खेतेश मंसूरिया, आर.के. सिंह, व्रज देधिया, मुइन अहमद, श्रवण खालिंग, सिद्धांत बादल, खुशबू गुप्ता, पीयूष अवस्थी, कृष्णा कुमार, उदय जी के, तोहफा सबा तश्कीन, पी खरे, SRJ, संजय नेगी, ओम प्रकाश, इतने लोगों ने आज कमेंट और उत्तर दोनों दिए हैं और सभी ने बहुत ही अच्छा उत्तर देने का प्रयास किया है। आज पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है, वेयर डिड द मेजर कॉन्फ्रेंस ऑफ द मिलिट्री कमांडर्स ऑफ द 3 विंग्स ऑफ द आर्मी बिगेन। यह सेना के तीनों अंगों के सैन्य कमांडरों का प्रमुख सम्मेलन किस स्थान पर शुरू हुआ है, देहरादून, उत्तराखंड, भरतपुर राजस्थान, केवड़िया गुजरात या नागपुर महाराष्ट्र। और आज यह संपन्न होगा। दोस्तों विश्व पुस्तक मेला किस शहर में शुरू हुआ, नई दिल्ली, तिरुपति, गांधीनगर या पुणे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मोस मिसाइल किस देश के सहयोग से बनी है, फ्रांस, रूस, इजराइल, ब्रिटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण एशियाई देशों में सालाना प्रति व्यक्ति खाना बर्बाद करने वाले देशों की सूची में अंतिम पायदान पर कौन देश है, श्रीलंका, नेपाल, अफगानिस्तान, बांग्लादेश। अगर इस प्रश्न के हिसाब से बात किया जाए तो यह जो है इसमें देखिए ऑप्शन ई इंडिया। तो इस तरह से इन पांचों में से आपको बताना है कि अंतिम पायदान पर कौन है। अब बढ़ते हैं दोस्तों, रिसेंटली विच कंट्री हैज स्टार्टेड द एक्टिविटी ऑफ
कंस्ट्रक्शन ऑफ पोलर सिल्क रोड। हाल ही में किस देश ने पोलर सिल्क रोड के निर्माण की गतिविधियों को शुरू किया है? तो बेल्जियम, चीन, जापान या दक्षिण कोरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ एशिया पैसिफिक रूरल एंड एग्रीकल्चर क्रेडिट एसोसिएशन। तो एशिया पैसिफिक रूरल एंड एग्रीकल्चर क्रेडिट एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन बने हैं? GR चिंटाला, DPK गुणशेखरा, मोहम्मद यूनिस या इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्रकारिता के क्षेत्र का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? एबेल पुरस्कार, पुलित्जर, टेम्पल्टन या मैग्सेसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किदाम्बी श्रीकांत का संबंध किस खेल से है? टेबल टेनिस, टेनिस, बैडमिंटन या मुक्केबाजी। और नौवां प्रश्न है, चित्रकूट जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, तेलंगाना। इंद्रावती नदी पर है, इतना हम बता रहे हैं। नेक्स्ट है, महानदी का उद्गम किस राज्य से होता है? महाराष्ट्र, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ या झारखंड। इस तरह से इन 10 प्रश्न के आज काफी सरल प्रश्न हैं, उत्तर देने का प्रयास करिएगा। आशा करता हूं कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा, और दोस्तों अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।